हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं, पहले की क्लास में कर चुके हैं। हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिम से पूर्व वर्गीकरण किया है, पश्चिम से पूर्व वर्गीकरण का अध्ययन किया है। अब हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का उत्तर से दक्षिण या शिवालिक के सहारे या शिवालिक के समानांतर अध्ययन करेंगे। शिवालिक के समानांतर जब हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन करते हैं तो यह देखते हैं कि हिमालय क्षेत्र की नदियां जो अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और सेडिमेंट्स को लेकर आती हैं, उन सेडिमेंट्स के निक्षेप के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को शिवालिक के समानांतर तथा उत्तर से दक्षिण मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। अब यह निर्भर करता है, यह डिपेंड करता है इन सेडिमेंट्स के निक्षेप पर। तो जो नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर और सेडिमेंट्स होते हैं, उनमें जो सबसे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं तो उनको कहते हैं गोलाश्म। जो सबसे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नदियां हिमालय के ढालों से, उच्च पर्वतीय प्रदेशों से नदी आती हैं तो ढाल अधिक होगा, ढाल अधिक होगा तो वेग अधिक होता है, वेग अधिक होता है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², गतिज ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा हो जाती है नदियों की। गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है तो अपर्दन क्षमता ज़्यादा होती है, अपर्दन क्षमता और परिवहन क्षमता दोनों ज़्यादा रहती है। इसलिए हिमालय क्षेत्र से नदियाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और सेडिमेंट्स को लेकर के प्रवाहित होती हैं। लेकिन जैसे ही वो शिवालय के फूटिल एरिया में आती हैं, शिवालिक के दक्षिण में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के कारण ढाल में तेज़ी से गिरावट आती है, तो नदियों की गतिज ऊर्जा में कमी आती है और उनके परिवहन क्षमता में भी तेज़ी से गिरावट आती है। इसलिए नदियाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर को अब अपवाहित नहीं कर पाती या प्रवाहित नहीं कर पाती अपने साथ। तो नदियाँ क्या करती हैं, शिवालिक के दक्षिण में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, मुख्य रूप से गोलाश्म जिसका आकार 256 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा होता है। आकार का मतलब इनका सेमी डायमीटर या इनका जो त्रिज्या होगी 256 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर हैं उनको गोलाश्म कहेंगे। उनसे जो छोटे कंकड़ पत्थर हैं उनको कोबल और हिंदी में गोलाश्मिका, जिनका आकार या जिनका सेमी डायमीटर या जिनकी त्रिज्या 256 मिलीमीटर से लेकर 128 मिलीमीटर के मध्य है। और उससे जो छोटे कंकड़ पत्थर हैं उनको कहते हैं गुंटिका और इंग्लिश में पेबल या गुंटिका। इनका आकार होता है 128 मिलीमीटर से, गुंटिका का आकार 128 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर के मध्य होता है। इससे जो छोटे, गुंटिका से भी जो छोटे छोटे कण हैं उनको कहते हैं कणिका या इंग्लिश में ग्रेन्यूल का साइज होता है 64 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर के मध्य ग्रेन्यूल का साइज होता है। ग्रेन्यूल से जो छोटे होते हैं उनको सैंड और हिंदी में रेत कहते हैं। रेत का जो सेमी डायमीटर होता है या त्रिज्या होती है वह 4 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर के मध्य होती है। और रेत से जो छोटे कण होते हैं, जो नदभार होते हैं या अवसाद होते हैं, उनको सिल्ट कहते हैं या हिंदी में गाद कहते हैं। इनका जो सेमी डायमीटर होता है 1/16 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर के मध्य होता है। इसके अलावा इससे जो गाद से भी जो छोटे कण होते हैं उनको कहते हैं क्ले, चीका मिट्टी। चीका मिट्टी का जो डायमीटर होता है, सेमी डायमीटर या त्रिज्या, वो 1/256 मिलीमीटर से भी कम होता है। 1/1/256 मिलीमीटर से भी कम होता है चीका या चीका मिट्टी या चीका क्ले के कणों का आकार। तो क्या होता है कि शिवालिक के दक्षिण में और शिवालिक के समानांतर पंजाब से लेकर के असोम तक 8 से लेकर 16 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में भाबर मैदान का विस्तार है। भाबर मैदान या भाबर मैदान दोनों बोल सकते हैं, का विस्तार है। भाबर मैदान में किसकी प्रधानता है? गोलाश्म और गोलाश्मिका। गोलाश्म और गोलाश्मिका के निक्षेप से शिवालिक के दक्षिण में तथा शिवालिक के समानांतर 8 से लेकर 16 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में और 2400 किलोमीटर की लंबाई में पंजाब से असोम तक भाबर मैदान का विस्तार है। भाबर में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं, गोलाश्म और गोलाश्मिका, बोल्डर और कोबल। तो इनमें क्या होता है, बोल्डर और कोबल का मतलब ये नहीं केवल बोल्डर और कोबल है, बोल्डर कोबल की प्रधानता है। इनके अलावा थोड़ी बहुत गुंटिका का भी निक्षेप हो जाएगा, सेडिमेंट्स भी थोड़े बहुत रुक जाते हैं, लेकिन ज़्यादा करके गोलाश्म और गोलाश्मिका का निक्षेप भाबर में होता है। इसीलिए यहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो पाती। लेकिन जो लंबी जड़ों वाले जो वृक्ष हैं उनको यहाँ पर
रोपा जा सकता है और इसी कारण यहाँ पर बागाती कृषि की जाती है। और यहाँ पर कृषि का कार्य हो नहीं पाता है, इसलिए यहाँ के लोग जनरली पशुचारण पर ज़्यादा जोर देते हैं, पशुचारण का कार्य करते हैं, पशुओं पर आधारित जीवन होता है। दूसरा, इसके शिवालिक के जो भाभर के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में तो भाभर हो गया, और भाभर के मैदान में शिवालिक तराई मैदान का विस्तार है। तराई मैदान का विस्तार भाभर के दक्षिण में तथा भाभर के समानांतर पंजाब से लेकर असोम राज्य तक 15 से 30 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में प्लेस टू प्लेस, इसकी ब्रॉडनेस वेरी करती है। 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में असोम से लेकर के पंजाब से लेकर असोम तक 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में और 2400 किलोमीटर की लंबाई में तराई मैदान का विस्तार है। अब तराई मैदान को तराई मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि भाभर क्षेत्र में क्या होता है कि जो छोटी नदियां होती हैं, जिनको यहाँ पर जनरली चो या रालोस कहते हैं, चो या चोस रालोस कहते हैं, ये जो छोटी नदियां होती हैं यह क्या हो जाती हैं, अंतस्थ नहीं कह सकते हैं उसको, इंटरमिटेंट हो जाती हैं। इस तराई मैदान में वो उनका जल खो जाता है। सॉरी, भाभर मैदान में जो छोटी नदियां होती हैं वे लुप्तप्राय सी हो जाती हैं। भाभर मैदान में छोटी नदियां लुप्तप्राय सी हो जाती हैं और तराई मैदान में वे रीअपियर होती हैं, पुनः प्रकट होती हैं। और इसी कारण तराई मैदान अक्सर नम बना रहता है, तर बना रहता है, वेट बना रहता है, गीला बना रहता है, आर्द्र बना रहता है, इसीलिए इसे तराई मैदान कहते हैं। तराई मैदान का जो पश्चिमी भाग है इसमें आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार अधिक मिलता है, और तराई मैदान का जो पूर्वी भाग है इसमें अर्ध सदाबहार वनों के वृक्षों का अधिक विस्तार है। तराई में धरातल नम बना रहता है, इसी कारण से यहाँ पर क्या होगा, कीड़े मकोड़ों की प्रधानता होगी, बैक्टीरिया, जीवाणु आज ज़्यादा होंगे, मच्छर ज़्यादा यहाँ पर पनपेंगे, तो जो जीवाणु और विषाणु जनित रोग होते हैं वो तराई क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तराई में बड़ी बड़ी घासें होती हैं, जैसे सवई घास है, बाँस होती है। सवई घास और बाँस भारतीय कागज उद्योग के आधार स्तंभ हैं। भारत का जो अधिकांश भारत में जो कागज़ उत्पादित होता है उसका मोर देन 85% सवई घास और बाँस पर ही निर्भर करता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो इसके बाद हम लोग, अब जैसे भाभर था तो इसमें क्या होता है कि भाभर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ब्रीफ में, तो इसमें नदियां लुप्तप्राय सी हो जाती हैं भाभर मैदान में, और तराई मैदान में पुनः प्रकट होती हैं। और इसके बाद हम लोग तराई के दक्षिण में दोआब मैदान की बात करते हैं। दोआब का विस्तार कहाँ पर है? तराई के दक्षिण में, और तराई के समानांतर दोआब का विस्तार है। पंजाब से लेकर असोम तक दोआब का विस्तार है। दोआब का शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के मध्य का उपजाऊ भूभाग, दोआब का। जैसे गंगा यमुना का दोआब, गंगा रामगंगा का दोआब, रामगंगा गोमती का दोआब, गोमती घाघरा का दोआब, घाघरा के आगे क्या हो जाएगा? गंडक, घाघरा गंडक का दोआब, गंडक कोसी का दोआब। दो नदियों के मध्य, दोनों बड़ी नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित मैदान दोआब कहलाता है। सामान्यतः जो दोआब मैदान है उसका निर्माण हुआ है रेत, गाद और चीका मिट्टी के निक्षेप से। दोआब मैदान का निर्माण रेत, गाद और चीका मिट्टी के निक्षेप से हुआ है, और इन तीनों प्रकार के रेत, गाद तथा चीका मिट्टी के जो कण हैं उनसे हुआ है, क्ले से, मतलब सैंड सिल्ट क्ले के निक्षेप से दोआब का निर्माण हुआ है। दोआब का निर्माण हुआ है सैंड सिल्ट क्ले के निक्षेप से, अर्थात 64 मिलीमीटर से लेकर के जो लेस देन 1/256 मिलीमीटर वाले जो सेडिमेंट्स हैं उनके निक्षेप से दोआब का निर्माण हुआ है। अब दोआब में होता क्या है कि दोआब में दोमट मृदा की प्रधानता है, जिसमें बलुई दोमट होगा, बलुई दोमट, गाद दोमट, चीका दोमट, ये चार प्रमुख हैं, और कई प्रकार की दोमट मृदाएं दोआब में पाई जाती हैं। दोआब का अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है, दो नदियों के मध्य का अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र होता है दोआब। और दोआब में मुख्य रूप से दो प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। वह मृदा जो बाढ़ की सीमा से परे है उसे कहते हैं बांगर मृदा,
और वह मृदा जो वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ग्रस्त हो जाया करती है या जो बाढ़ की सीमा के नीचे है, उसे खादर मृदा कहते हैं। बांगर मृदा पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, खादर मृदा नवीन जलोढ़ मृदा होती है। बांगर मृदा में खादर की अपेक्षा पोषक तत्व कम मिलते हैं, पारगम्यता भी कम होती है बांगर की खादर की तुलना में, और क्षारंध्रता भी कम होती है बांगर की खादर की तुलना में। इसलिए बांगर मृदा खादर की अपेक्षाकृत खादर की अपेक्षा बांगर मृदाएं कम उर्वर होती हैं। तो बांगर और खादर मृदा जलोढ़ मृदा की दो प्रमुख मृदाएं हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कई तरह की, जैसे भूड़ मृदा भी दोआब में मिलती है। दोआब का वह क्षेत्र जहाँ बांगर मृदा की प्रधानता होती है, वहाँ पर बांगर में चूना के कंकड़ पत्थर खादर की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। तो जब ऊपर की मुलायम मृदा जहाँ से अपरदित हो जाती है, तो नीचे की चूना के कंकड़ वाली जो मृदा है वो धरातल पर स्पष्ट दिखाई देने लगती है, उसे भूड़ मृदा भी कहते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे बहुत से शब्द हैं यहाँ की मृदाओं के लिए। अब जैसे बांगर वाला जो क्षेत्र है उसमें क्षारीयता की समस्या अधिक होती है। जैसे पंजाब हरियाणा राज्यों में क्षारीयता, पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्षारीयता की समस्या, लवणता और क्षारीयता की समस्या अधिक है। और वहीं पर जो खादर मृदा है इसमें लवणता और क्षारीयता की समस्या कम है। तो वो हम लोग सॉइल में मृदा में पढ़ेंगे। हाँ, हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी को फोकस करते हैं। अब दोआब के बाद डेल्टा की बात होती है। डेल्टा क्या है? डेल्टा नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा लाए गए अवसाद। अब कौन अवसाद अधिक पहुँचेगा? क्ले अधिक पहुँचेगा, चीका मिट्टी के कण अधिक पहुँचेंगे। क्ले और गाद के निक्षेप से निर्मित मैदान डेल्टा कहलाता है। जैसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का विस्तार है। विश्व का विशालतम डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, ये इस आकृतियों में पढ़ेंगे।